अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गैलप ने सर्वे जारी किया है और जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो दुरुस्त समत में जा रही है, ताहम कुछ खदशात अभी भी मौजूद हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक बिलखुसूस 55% जो कारोबारी अफराद हैं उन्होंने अपने कारोबार में बेहतरी की इत्तला दी है। पिछले 6 माह के दौरान अगर ये तकाबुल किया जाए तो पाकिस्तान के कारोबारी एतमाद में 10% इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे की जो बुनियादी वजूहात हैं वो शरह सूद में कमी है, रुपी डॉलर जो पैरिटी है उसका बरकरार रहना है और कुछ और भी अवामिल हैं जिनसे मुतालिक ये बताया गया है। कारोबारी तबके ने बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ये बताया, तकरीबन जिस दिन ये सर्वे किया जा रहा था तो उस दिन 56% जो अफराद थे उन्होंने ये इत्तला दी कि आज उनके इलाके में लोड शेडिंग नहीं हुई है, जबकि 44% ने यह बताया कि उनके यहाँ लोड शेडिंग हुई है। इस दौरान तकरीबन जो 482 छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं उन्होंने ये बताया कि जो मौजूदा हालात हैं इसकी वजह से जो मईशत है उस पर एतमाद में इजाफ़ा हुआ है। बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स किसी भी मुल्क में कारोबारी बरादरी के एतमाद की पैमाइश का एक बैरोमीटर समझा जाता है और खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे थे, IMF के एतराफ़ के बाद अब जो ये सर्वे रिपोर्ट आई है इसमें कारोबारी तबका भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन आम आदमी ये सवाल करता है कि महंगाई में कमी कब होगी या कुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा कब होगा। पाकिस्तान में बहुत से जो माशी पहलू जहाँ मुस्बत हैं वहाँ जो देरीना चैलेंजेस हैं वो अभी भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी ये कहा है कि 2017 में अगर मेरी बात मान ली जाती तो कशकोल लेकर ना घूमना पड़ता। हुकूमती पॉलिसियाँ और IMF की शराइत हम आहंग हैं और इनका असर अवाम पे पड़ा भी, लेकिन अब बुनियादी सवाल ये है कि भले दिन क्या अवाम के आने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और MQM है उनके दरमियान ठन गई थी। कराची में डंपर्स का जो मामला है वो खासा गंभीर है, आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, लोगों की जानें जाती हैं। आज शर्जील इनाम मेमन और फ़ारूक सत्तार की मीटिंग भी हुई है। लग ये रहा है कि बज़ाहिर बर्फ़ पिघल रही है कि वाकई ये मामला संजीदा थे या फिर इसको कराची की पॉलिटिक्स तक ही देखा जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज़ डोचे वाले को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन में दूरियां कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हैसियत तो है लेकिन पाकिस्तान के हालात और मामलात ऐसे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान के पास बाज़ाब्ता तौर पे ऑफ़र्स क्या हैं दोनों ममालिक के लिए। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब से हम स्ट्रेट अवे जो शुरू करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं जो शोएब शाहीन साहब को उन्होंने थप्पड़ भी रसिया, सलमान अकरम राजा साहब को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, रऊफ़ हसन साहब से मुतालिक भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि फवाद साहब के जो साबिक़ कुलीग हैं और PTI की मौजूदा क़यादत है वो इन पर भी इल्ज़ामात कस रही है। ये सब जो है ये ऐसे वक्त में क्यों हो रहा है और किसके मौक़िफ़ में कितनी जान है, फवाद साहब से भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, फवाद साहब शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल जो गैलप का सर्वे आया है, आप तो एतराफ़ हो रहे हैं मईशत की बेहतरी के, आप क्या समझते हैं कारोबारी एतमाद में जो इजाफ़ा है, जो बहुत से एस्पेक्ट हैं जो अभी नहीं चल रहे, जो रुके हुए हैं, फ्रीज़ हैं, स्क्वीज़ हैं, अब क्या वो भी रवां हो जाएंगे? अब वैसे ये आदाद शुमार और ये सर्वे रिपोर्टें जो होती हैं ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से मैं तो इसको कभी भी अहमियत इसलिए नहीं देता कि ज़मीनी हक़ाइक़ से तो कभी मुताबिकत नहीं रखती। मैं आपने जो बयान किया जनाब इसहाक़ डार साहब का कि 2017 में मेरी बात मान ली जाती, उन्होंने हमें ये खुशखबरी उस वक्त सुनाई थी 17 में कि जी हमने IMF को खैरबाद कह दिया है, मईशत टेक ऑफ कर चुकी है, अब अगले 10-15 साल तक जो है हालात बहुत अच्छे रहेंगे। यही बातें उनके जो जानशीन थे मिफ्ता इस्माइल साहब करते थे। लेकिन 18 में जुलाई में हुकूमत PTI संभालती है, जुलाई में संभालती है और दिसंबर में हमें IMF में जाना पड़ता है और ख़ुद मुस्लिम लीग कह रही थी कि आपने जो ताख़ीर की है इसको आपको पहले चला जाना चाहिए था। अगर मईशत इतनी मजबूत हो गई थी, IMF को आपने खैर बात कह दिया था, तो 4 महीने के अंदर अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आई कि आपको दोबारा वापस जाना पड़ा। तो अब भी जिस दिन तक आम आदमी को घी में, आटे में, चीनी में, सब्ज़ी में, गोश्त में
रिलीफ नहीं मिलेगा या महसूस नहीं होगा, उसकी कुव्वत ख़रीद बेहतर नहीं होगी। ये आदाद शुमार जो हैं ये सिर्फ जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वरना अगर ये आदाद शुमार मान लिए जाएँ तो कई बार हम जो है वो स्कैंडिनेविया से आगे निकल चुके हैं, कई बार हम अमेरिका के हम पल्ला हो चुके हैं और कई बार हम इंडिया को पछाड़ चुके हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है हुक्मरानों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इरशाद साहब ये क्वेश्चन तो ज़रूर है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पब्लिक में कब नज़र आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें वो क्या है कि जी वो डिफ़ॉल्ट में पिछली हुकूमत के डिफ़ॉल्ट में तो 23 में हम जाने लगे थे, 22 में आप इक़दार में पॉलिसीज़ तो उसमें ये था ना कि वो तो इल्ज़ाम जो लगता है कि IMF पॉलिसीज़ हमने शराइत मान ली लेकिन उन पर अमल नहीं किया। बहरहाल माजी में भी ये चलता रहा। फवाद चौधरी साहब, स्ट्रेट अवे आप पे आते हैं। पहले तो ये बताइए कि थप्पड़ रसीद करने की शोएब शाहीन साहब को वजह क्या थी? उसके बाद आपने कहा कि हमारी सुलह हो गई, और आपकी सुलह के बाद PTI की सियासी कमेटी ने बयान जारी किया जिसमें वो बिल्कुल शोएब शाहीन साहब के साथ खड़े नज़र आए। तो ये फिर कैसी सुलह हुई कि उसके बाद उन्हें बयान जारी करना पड़ा? और आपने ये भी कहा कि हमारी सुलह बानी PTI ने करवाई। क्या ये सियासी कमेटी बानी PTI से बाहर है? देखिए जी, बात यह है, ये तो ऐसे ही, चूंकि आपको शौक है, कोई और बातें इस वक्त है नहीं PTI के अलावा कोई और इसलिए, वरना हर जगह झगड़े होते हैं। नून लीग के अपने झगड़े हैं, पीपल्स पार्टी की अपने झगड़े हैं, ये वो, तो इसलिए PTI का जरा झगड़े ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। और इसमें कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं। सीधी बात है, वो जो उस किस्म के ये PTI की पॉलिटिकल कमेटी है, उसको हर मीटिंग के बाद वो एक अजीबोगरीब बेहुदा किस्म की प्रेस रिलीज जारी करते हैं। अभी आपने कल भी देखा है, जो उसकी लैंग्वेज जरा देखे हैं, तो उसके बाद जो है, मैं फूलों के हार पहनाने से तो रहा, तो जाहिर है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, मामलात हैं, उनको खुद अपना जो है वो अपने गिरबान में देखना चाहिए। और देखिए, सीधी बात है कि ये लोग हैं जो 9 मई के बाद आए हैं, इनकी कोई कुर्बानियां नहीं है, पार्टी से हार्डली ये पार्टी को जानते हैं, मैंने MPs को भी नहीं जानते, ये कारकुनों को तो दूर की बात है। तो ये इनको चाहिए कि ये अपने जरा मामला जो है उसको ठीक करें। ये लोग तो जाहिर है, आप देखिए ना, मैं ये कह रहे हैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं इस वक्त 48 मुकदमे फेस कर रहा हूँ, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक कोई जिला नहीं है जिसमें मेरे पे पर्चा नहीं है, जिसमें मेरे पे केस नहीं चल रहा। मैं 7 महीने मैंने जेल काटी है। बर्बरियत और फस्तायत का जो मुजाहरा हुआ है वो आपके सामने है। उसके बाद जो ये लोग हैं, इनमें से कौन बंदा, सलमान राजा कितनी देर डिटेंशन में रहे हैं, शेख वकास को कितनी देर जेल में रहा है, बाकी लोग इनमें से कितने उनको केस हैं, कितने वो, अच्छा ECL पे भी नहीं, ECL पे भी हम हैं, ये हर 2 महीने बाद जाते हैं, फंडिंग भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। हम लोग जो है वो ना पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं ना कुछ, और हमें को रोज जो है एक प्रेस रिलीज का सामना करना पड़ता है इनकी। नहीं फवाद साहब, सवाल तो इसलिए बन रहा है ना जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, यही तो सवाल है कि पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात अगर हों या मुस्लिम लीग में इख्तलाफात जब रहे हैं, जब उनके बानी उनके जो कायद हैं नवाज शरीफ अंदर थे, तो ये तो नहीं था कि किसी को निकाला जा रहा था, किसी को रखा जा रहा था। सियासी कमेटी बयानात जारी कर रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, कोई नया है पुराना है, ये इसी पार्टी में हो रहा है। इसीलिए सवाल हम करते हैं, अगर ये काम ना हो रहा हो, ये लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, यानी सबसे ज़्यादा ज़ोर जो पार्टी बाहर बैठी हुई है उसका ये है कि जी आपस के झगड़े पहले तय कर लिए जाएं, फिर इमरान खान के बारे में सोच लिया जाएगा। तो इसलिए ये सवाल बनता है और हमें सवाल करना पड़ता है। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जो है वो अपने इजलास की सारी जो तवज्जो है वो अपने उन लोगों के ऊपर, मेरे जैसे लोगों के ऊपर तनकीद में ही वक्त गुजार देगी, तो जाहिर है कि वो कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर तो मैं मुतफिक हूँ आपसे। लेकिन ये बात मैं आपसे फवाद साहब, अब आप बंदों को थप्पड़ मार दें, फवाद साहब आप थप्पड़ मार दें, कुट चढ़ा दें, तो फिर खबर तो वो ज्यादा बनेगी ना। आप तो बेहतर समझते हैं। वो एक हुकूमत में है, हुकूमत में जब लोग हों तो जाहिर बात है बेइत्मीनानी ज्यादा होती है। चलिए छोड़िए, ये मौजूद खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना ये चाहता हूँ, देखिए 600 दिन हो गए इमरान खान साहब को अब होने वाले हैं जेल में। देखिए PTI का वर्कर और हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देगी ना, जिससे हम इमरान खान को रिलीज करा सकें, ताकि ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ये ना हो, ताकि खान साहब आएंगे वो अपने मसले मामला खुद ही फैसला करेंगे। जाहिर है उनसे तो कोई डिफर नहीं कर सकता, जो भी वो फैसला करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो डिस्कस नहीं हो रही। वो रोज यही डिस्कस करी जा रहे हैं, ये फलाना नहीं आ सकता पार्टी में, इसको निकाल दो, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है। अभी भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है इन्होंने, बचगाना है।
और इसकी और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं और इनकी क्या पॉलिटिक्स है। ये फरमाएं कि आपने एक तजवीज़ पेश की कि जी आप एक अपोजिशन के वसी तर इत्तेहाद की तरफ जाएं, उस पर काम शुरू हो गया, असद कैसर साहब काम कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें भी हो गई, 1-2 मीटिंग्स भी हो गई। एक तो ये है कि आप समझते हैं कि ये जो काम हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं वो सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो भी ऐसे ही जिस तरह बाकी काम आपके ख्याल में बाकी लोग कर रहे हैं वो भी यही काम है? एक बात। दूसरा ये है कि आपने दावा किया कि रिलीज़ इमरान खान तहरीक शुरू करेंगे, ये PTI की मौजूदा क़यादत से अलग कोई तहरीक आप शुरू करेंगे, आपके हम ख्याल लोग शुरू करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब से तो मेरी मुसलसल मुलाकातें हैं और हो रही होती हैं, और उसका मुझे पता है एग्जैक्टली कि उनकी एप्रीहेंशंस क्या है और मामलात क्या है। देखिए, मौलाना हैं, शाहिद खाकान साहब हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, ये सारे सीरियस हैं एक ताकतवर अपोजिशन अलायंस बनाने में, और ये चाहते हैं ये अलायंस बने। मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि PTI में इस वक्त कोई ऐसा बंदे नहीं है जिनसे वो कंफर्टेबली एक समझें कि ये बात करेंगे तो ये एक वजन वाली बात होगी, कंक्लूजन उसका हो सकेगा, तो जिसकी वजह से ये इत्तेहाद नहीं बन पा रहा। और अभी भी मुझे प्रॉब्लम यही है कि ये अलायंस अगर नहीं बनता तो इससे अपोजिशन को, PTI को बड़ा नुकसान होगा, और हर सूरत में ये अलायंस बनना चाहिए रमज़ान के महीने में। लेकिन बहरहाल अभी जो हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें अगर इमरान खान PTI की इस लीडरशिप को तब्दील नहीं करते तो सच्ची बात यह है कि इस लीडरशिप के साथ कोई मुझे इम्कान नजर नहीं आता कि ये अलायंस बन सकेगा, या हम इसको जो है वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकेंगे कि इमरान खान को हम बाहर नहीं। फवाद साहब, यही मसला है, यही सवाल है कि फवाद साहब, ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त जो है, चेयरमैन गौहर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वकास अकरम साहब हैं, ये अगर तब्दील हों तो आपके ख्याल में पार्टी में कौन लोग हैं जो आगे आने चाहिए, या आपका ख्याल ये है कि जो पार्टी से इस वक्त बाहर हैं या जिनको बाहर रखा जा रहा है, आप लोग दोबारा वापस आके ये खला पुर कर सकते हैं और ये इत्तेहाद यकीनी बना सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको पार्टी से जबरदस्ती बाहर निकाला गया है, वैक्यूम फिल तो वो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनको नहीं भी लेना और खान साहब समझते हैं कि फिलहाल नहीं भी लेना, तो फिर पॉलिटिकल लोगों को लगाएं। देखिए, असद कैसर साहब है, आमिर डोगर है, उसके बाद ये आपके आतिफ खान है, अली गंडापुर को उमर अयूब साहब हैं, ये लोग हैं। उमर अयूब तो अब भी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि उमर क्यों जो है वो ही इज नॉट बीन एबल टू टेक कंट्रोल। हालांकि खान साहब ने मेरे सामने इतना एम्फेसिस किया उमर को कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप ये फैसले करें, बट समहाउ ही हैज नॉट बीन एबल टू टेक एनी डिसीजन जिसका कोई पार्टी को फायदा हो। और उसके नतीजे में देखें, अगर इमरान खान मुसलसल जेल में ही रहना है उन्होंने, और पार्टी की कोई होनी ही नहीं है। देखिए, आपने आज भी देखे ना, इमरान खान जेल में है, उन्हें जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको ऊपर जो है वो पाबंदियां हैं, और पार्टी में बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। नहीं, फवाद साहब, जो आपने इल्ज़ाम आयद किए हैं, रऊफ हसन साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा ये जो 5 करोड़ रुपए मुझ पे तनख्वाह की मद में लेने की बात है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। वो तो यहाँ तक गए, उन्होंने कहा कि आप तो पार्टी में हैं ही नहीं, और आपके जो भाई हैं फैसल साहब, उनको भी हम चाहेंगे कि पार्टी से निकाला जाए। एक उनका ये मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब आप कहते हैं ये क़यादत बदली जाए, पॉलिसी पे इख्तलाफ पे शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाता है, तो इन लोगों को बदलने में बानी PTI की क्या बेबसी है? ये इमरान खान साहब क्यों नहीं निकाल रहे? मुझे नहीं पता क्या बेबसी है। एक मेरे जहन में है, आई कैन बी रॉन्ग, और इसीलिए इनको फैसिलिटेट किया जाता है इमरान खान साहब के साथ। तो एक वजह शायद ये हो कि शायद ये इमरान खान समझते हों कि ये लोग बातचीत में शायद मोहम्मद मावन साबित हो सकें, जो अब तक तो वो नहीं हुए। देखिए, मेरी नज़र में अगर इनके ताल्लुकात हैं भी, तो इनकी वो हैसियत नहीं है कि इनके जरिए कोई बातचीत जो है वो हो सके या चीज़ें हो सके। सो अब ये तो मुझे नहीं पता, ये प्लांटेड है, ये नेचुरली करीब है। आपने हमें एलिमिनेट कर दिया, हम सब लोग जो थे उनको ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के, फैमिलीज को, घरों को तोड़ के हम लोगों को पार्टी से एलिमिनेट कर दिया।
और फिर पार्टी को बिल्ड किया इन लोगों के इर्द गिर्द। ये लोग जो उनके करीब थे, मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शाद साहब जो हैं वो तो खैर इनको वो तो कवर करते रहे। अच्छा, अब अगर खान साहब मिसाल के तौर पर ये हम फ़र्ज़ कर लें कि ये इन लोगों को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये कोई मुफाहमती फार्मूला लेके चल रहे हैं या मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक मुफाहमती कोशिश अली अमीन गंडापुर ने की और उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि 99% मामला तय पा चुके हैं, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो उसकी आप क्या वजह समझते हैं? खान साहब हैं, खान साहब का कोई ज़िद और अना का मसला है जिसकी वजह से जो कोशिश भी मुफाहमत की होती है वो नाकाम होती है, या अली अमीन गंडापुर भी इस काबिल नहीं था और वो सिग्नल सही नहीं समझ पाया? साहब देखिए, मुफाहमत सिर्फ एक ही नुक्ते पे होनी है जी। और मुफाहमत ये होनी है कि इलेक्शन कब होने हैं। देखिए ना, इमरान खान के पास अगर ज़ात के लिए जेल से निकलना है, वो तो इमरान खान कल मान जाए कि मैं बाहर चला जाऊंगा और सियासत नहीं करूंगा, तो वो कल बाहर आ जाएंगे। लेकिन देखिए ना, इमरान खान ने आखिर 2 साल जो जेल में गुजारे हैं, तो अपने किसी नुक्ता नज़र से, अपने किसी असूल की वजह से वो जेल में है ना। और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं करूंगा। और जब वो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो बाकी फिर अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं कि लोगों को इख्तियार देना चाहिए, तो वो इलेक्शन ही है ना, इलेक्शन ही तय करेंगे कि पाकिस्तान में इख्तियार लोगों के पास है या नहीं है। लिहाजा जो भी आगे बातचीत होनी, अभी तक जो मुझे लग रहा है इलेक्शनों के ऊपर अली अमीन की बातचीत नहीं हुई है, और आई थिंक दिस इज द ओनली पॉइंट जिस पर बातचीत हो सकती है। नहीं, वो फिर 99% कौन से मामलात हैं जिसका वो क्लेम किया उन्होंने तो उन पे बात हो गई? देखिए, उनकी नज़र में इमरान खान का बनीगाला चला जाना या नथिया गली चले जाना हो सकता है उनकी नज़र में ये कामयाबी हो, लेकिन इमरान खान की नज़र में ये कामयाबी नहीं है और मेरी भी नज़र में ये कामयाबी नहीं है। ये तो इमरान खान की ज़ात का तो मसला ही नहीं है। खान साहब का तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, वो कल अपने इस चीज़ के उससे पीछे हट जाए, जैसे नवाज शरीफ पीछे हट गए थे, बाहर चले जाए, तो उनकी पॉलिटिक्स जो है उनको वो छोड़ देंगे, क्या प्रॉब्लम? वो सवाल रह गया जो मैंने कहा था, रिलीज़ इमरान खान की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये पुराने लोग जो हैं, अली जैदी साहब हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, परवेज़ खटक हो गए, ये सारे आपके साथ मिल के ये रिलीज़ इमरान खान तहरीक चलाएंगे, या इसी पार्टी के जो लोग हैं वो इस मामले पर कुछ आपके साथ हैं और कुछ सलमान अकरम राजा के साथ हैं? देखिए, कम से कम 6 जो पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये तो लोग ले दे गए हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। इसी तरह से MNAs जो हैं उन्होंने मुझे कल कम से कम 4 MNAs तो मुझे मिलने आए, और इसी तरह से MPs हैं जो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। इस तरह से जो पुराने लोग हैं वो सारे समझते हैं कि इमरान खान की रिलीज के लिए ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो नहीं कर पा रही, और वो चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़े और इसी एक नुक्ते को फोकस करके इसका जो प्लान है कुछ किया जाए। अब इंशाल्लाह इसको 1-2 हफ्ते देते हैं, 2-3 हफ्ते देते हैं। ये यानी इमरान खान की रिहाई का यकनिकाती प्रोग्राम होगा या माइनस इमरान खान पार्टी को अपने पांव पर खड़ा करना होगा? ये यकनिकाती प्रोग्राम इमरान खान, देखिए इरशाद साहब, जो भी बंदा माइनस इमरान खान की बात करता है ना, इसका मतलब है उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की ABC का नहीं पता। माइनस इमरान खान पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी इमरान खान के बगैर मुझे बता रहे PTI क्या है। देखिए ना, अकल की बात करनी होती है। अकल की बात यह है कि इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और अगर जो भी माइनस इमरान खान सोच रहा है, इसका मतलब है वो पाकिस्तान की अवाम की पल्स से, पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल नाबलद है, उसको अकल ही नहीं है, उसे बात ही नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला था या शेर अफजल मरवत के खिलाफ भी साजिश की गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाती तौर के ऊपर मेरे तो वो खिलाफ है। सच्ची बात ये है कि मुझे तो वो काफ़ी तनकीद भी करते रहते हैं, मैं उन पर भी करता रहता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में देखिए ना, हर बंदे की एक यूटिलिटी है, स्पेशली जिसके ऊपर आप फैसल अब्बासी जो है वो सवाल अगर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी अहमियत है। कैमरा जिसके ऊपर आके रुकता है, ठहरता है, तो इसका मतलब है कि उनकी एक पब्लिक फॉलोइंग है। तो इस तरह के लोग, इनकी यूटिलिटी फिर हो जाती है। यहाँ पे लोगों की आरा होती हैं, वो राय शायद आपकी राय से बहुत करीब ना भी हो, लेकिन इनको साथ लेके चलना होता है। मेरी राय में ये जो लोग, चूंकि एक बड़ा एक्सेस खान साहब का इस वक्त बड़ा महदूद है, और लोग सिर्फ चंद ही हैं जो उन तक जाते हैं, वो अपनी जो है जो भी बातें करते हैं,
तो उसमें फैसला हो जाता है। लेकिन असल में मेरी नज़र में इनके ऊपर भी नजरसानी की ज़रूरत है और इनको पार्टी में रखें। अभी कल वो कह रहे हैं कि वो जो 8-10 MLA हैं उनको भी निकाल दें। तो भाई सबको अगर आप पार्टी से निकाल देंगे तो आपकी पार्लिमानी पार्टी क्या बचेगी? आप जो भी औरतों की सीटों को और मिनॉरिटी सीट पे क्लेम कर रहे हैं तो वो तो आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन ये अक्लमंद लोग लगा दिए हैं। खान साहब ने भी ना इनको बेसिक पार्लियामेंट्री सेंस है ना इनको पॉलिटिक्स का पता है। भाई इस वक्त लोगों को जोड़ने की जरूरत है तो एटलीस्ट स्टेटस को रख लें। टिकट नहीं देना होगा ना दें बाद में, ये कौन सी बात सही है। नहीं, लेकिन फवाद साहब ये तो ख़ुद खान साहब की जो क़ुव्वत फ़ैसला है या डिसीजन मेकिंग का जो अंदाज़ है उस पर सवाल उठ रहा है। और कल शेर अफजल बरवत ने कहा भी है कि खुसर फुसर होती है और खान साहब फ़ैसला कर देते हैं। तो आप इतना अरसा करीब रहे, वाकई ये पहले भी कोई लोग कहते थे कि वाकई कानून के कच्चे हैं और उसकी वजह से जो भी चाहे फ़ैसला करा सकता है, खा पार्टी तबाही हो जाए। कानून के कच्चा होने का इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने गिवन सर्कमस्टांसेस भी फैसले करने हैं ना। अगर वो जेल में है, उन तक इंफॉर्मेशन पूरी एक बड़ी स्क्रीन उनके सामने नहीं है तो वो फैसले फिर उसमें होंगे ना। इसीलिए जो है उन तक महदूद क्यों किया जाता है एक्सेस, ताकि लोग उन तक पहुंच ना सकें, पूरी तस्वीर उन तक जा ना सके। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। इरशाद साहब, फवाद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। 2 महीने पहले फवाद साहब ने एक कौमी हुकूमत की बात कर रहे थे। अब फवाद साहब जो हैं वो एक ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं पार्टी में। बज़ाहिर मुझे तो लग रहा है कि ये दमपुख्त टाइप ही होगा जिसमें तमाम चीज़ें हंडिया में डाल दी जाएंगी और उसके बाद दम पर रख दिया जाएगा। लेकिन क्या वाक़तन ऑन अ सीरियस नोट फवाद चौधरी साहब को PTI में कारकुन के हवाले से वो पजीराई हासिल है जो इस वक्त मौजूदा उनकी दस्तयाब क़यादत है या सियासी कमेटी है उनको है? नंबर 1। नंबर 2, जो PTI के लोग हैं, जो लॉयल MNAs हैं, MPs हैं, नज़रियाती लोग हैं, क्या वो फवाद चौधरी साहब के इस मौक़िफ़ को बाइक कर रहे हैं कि मौजूदा जो बाहर क़यादत है वो ना अहल है, ना वो मुज़ाकरात कर सके, ना कानूनी जंग लड़ सके, इस वजह से बानी PTI अंदर है? देखिए, फवाद चौधरी साहब की जो सलाहियतें हैं ना उससे तो इनकार मैं नहीं कर सकते कि वो अपना माफ़िज़ ज़मीर का इजहार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनके वर्बली भी और नॉन वर्बली भी एक वैकेबलरी है उनके पास, अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वो बोलते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक नई बात होती है, एक नुदरत होती है, नुदरत ख़्याल जिसको कहते हैं, इख्तरा जिसको कहते हैं, वो चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जिस वक्त पार्टी छोड़ी वो ख़ासा धचका लगा जो कारकुन को कि भी ये तो हमारे यानी ये फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब पहले छोड़ने वालों में से था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने कारकुन को सहारा देना था, हौसला देना था, लेकिन इन्होंने और समत का तयन कर दिया तो उसकी वजह से कारकुन के अंदर अभी भी ज़ाहिर हल्का होगा। जो पार्टी किसी में रहा हो वहाँ उसका एक हल्का तो होता है। लेकिन अब इस वक्त जो इशू ये है कि खान साहब की क्या राय है। अगर खान साहब आज इसको कबूल कर लें या इनको कोई ज़िम्मेदारी दे दें तो फिर देखना होगा कि कारकुन का, मेरा तो ख्याल है कि वो सारे कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ इस मुल्क में जो पार्टियाँ हैं या सियासी क़यादत, पार्टी से ज़्यादा सियासी क़यादत जो है वो कायदीन कम हैं सियासी और वो पीर ज़्यादा हैं और अकीदतमंद उनके पैरोकार ज़्यादा हैं। उस तरह से शख्सियत परस्ती की इंतहा है हमारे यहाँ एक माशरे में है, वो सब में है, सारी पार्टियों का यही हाल है। लेकिन 1-2 बातें तो उनकी हैं जिसमें वज़न है कि मिसाल के तौर पर उन्हें 1 साल पहले ये कहा कि भाई हमें जो है इत्तिहाद की तरफ जाना चाहिए, अपोजिशन इत्तिहाद बड़ा वजूद में आना चाहिए। अच्छा, जो उन्होंने बात कौमी हुकूमत की थी उसमें भी एक लॉजिक तो थी कि इस वक्त जिस तरह की बदमज़गी है, जिस तरह की नफ़रत है, जिस तरह का तनाज़ात हैं, चपकलिश है, कशमकश है, इससे निकलने की एक सूरत है कि कुछ अर्सा ये मिल बैठें और ये जो नफ़रत है ये कम हो, इश्तियाल अंगेज़ी कम हो, इश्तियाल ख़त्म हो, आगे बढ़ें।
लेकिन ये आज के दौर में कारोबार ही सियासत का इसी इश्तियाल अंगेज़ी चल रहा है। ये बड़ी बड़ी उनकी सिग्निफिकेंट बात जो रिसेंट थी, उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा इंफॉर्मेशन टीम है पीटीआई की, ये अगर अपने कारकुनान को या लोगों को बजाय इसके कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड चलवाएं या सोशल मीडिया की यूटिलाइज करें, इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो काम रॉ ने करना था ये उसके आलाकार बन रहे, तो इससे तो मजीद दूरियां पैदा होंगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब अप्रोच बदलने की जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि वो जो सही समझ रहे हैं या दुरुस्त समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। अब इनका ये फ़र्ज़ बनता है, अगर ये वाकई वफ़ादार हैं इमरान खान के साथ या पार्टी के साथ या पार्टी के मकसद के साथ, तो ये एक मुतबादिल लाएअमल दें ना। ये बैठें, लोगों को बुलाएं, बैठें, और वो जो लोग चले गए मिसाल के तौर पर ज़बरदस्ती भेजे गए, वो हिम्मत करें, कहें कि ये हमसे गलती हुई। नहीं, वो बंदे इनसे डरेंगे भी, कहेंगे कि बैठे तो ये ना हो फिर कुछ थप्पड़ मार दे। ये देखें मसाइल तो चौधरी साहब के हैं ना। मतलब ये है कि अब जो लोग ये कहते हैं, समझते हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती निकाला गया या वहाँ पार्टी से, तो वो जुर्रत करें, आएँ, बैठें, कहें कि जी हमसे गलती हुई, हम कारकुनों से माज़रत चाहते हैं, तो अब हम बैठ रहे हैं और हमारा एक जिस तरह कह रहे हैं कि नुक्ता है कि जी हमने इमरान खान को रिहा नहीं, क्या ये परवेज़ खट्टक को भी वापस ले आएंगे, अली जैदी को भी ला सकते हैं, इमरान इस्माइल को भी ला सकते हैं? मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, ये तो उन पर है जो ये बात कर रहा है। नहीं, फवाद साहब का ग्रुप आप समझते हैं कि अगर वो इस कैडर को ले आए ऐसा कर, और क्या वो बानी पीटीआई मान लेंगे? ये तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है। हाँ, पहला सवाल ये, आप क्या समझते हैं? और क्या ये ऐसा अगर मुमकिन है तो क्या ये तो नहीं होगा कि कारकुन ये समझे कि पार्टी पर फिर कब्जा करने के लिए ये लोग आ रहे हैं? ये एक ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत है ना, जो एतमाद का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है। अब सलमान अकरम राजा जो हैं, वकास हकम जो हैं, शुएब शाहीन जो हैं, ये जितने लोग जो हैं पार्टी के साथ खड़े तो हैं ना, ठीक है ना जी। अब जो लोग खड़े हैं पार्टी के साथ, वो नए हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो भी हैं पार्टी के साथ हैं। अब जो लोग समझते हैं कि ये गलत लोग हैं और उनकी जगह पे हम अच्छी पॉलिसी लेके, बेहतर पॉलिसी लेके, कामयाब पॉलिसी लेके आ सकते हैं, वो आएँ, अपने पते शो करें, अपने कारकुन को। असल में तो फैसला जो होना है वो कारकुन और वोटर की बुनियाद पर होना है कि अगर वोटर या कारकुन कबूल कर लेता है किसी को, तो कोई भी उनको नहीं निकाल सकता। शेर अफजल मरवत जो हैं, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, आपके ख्याल में इससे वो कारकुनों को खुश कर रहे हैं, कारकुन को नाराज़ कर रहे हैं? जब वो खान साहब अपने लीडर की क़ुव्वत फ़ैसला पर या अंदाज़ फ़ैसला पर सवाल उठाते हैं, तो उसके बाद तो वो कारकुन को मज़ीद अपने आप से दूर कर रहे हैं। नहीं, ये जो देखें, अब बानी पीटीआई ने अगर उनको निकाल दिया तो वो भी तो कारकुन जो उनके चाहने वाले थे वो हर्ट हुए हैं। वो तो लोग समझते हैं कि शेर अफजल मरवत तब निकला जब कोई निकल ही नहीं रहा था। ये मैं अब आप कह रहे हैं ना, मसला ये है कि कारकुन ने, कितने कारकुन, जिस दिन ये फैसला हुआ है उस फैसले को भी 4 दिन गुजर गए ना, कितने लोग वहाँ निकले इनके हल्के से जिन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, वो तो जो ओवरऑल जो शेर अफजल मरवत साहब की स्ट्रेंथ थी, वो मीडिया थी, सोशल मीडिया थी, उसी पे वो ये मामला चलते रहे। मरवत साहब के हक में तो लोग बोल रहे हैं। नहीं, वैसे तो वो सोशल मीडिया मसला और है। मसला ये है, उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख वोट लिया है ना, उनके कारकुन होंगे, वो वहाँ जाके बैठ जाएं दफ्तर। फिर मेरे ख्याल कॉल दें मरवत साहब तो बंदे निकल आए। ये टेस्टर देख लें, अपना चेक कर लें खुद एहतसाबी कि अगर इस पे लोग निकलते हैं मरवत साहब के कहने। जो आदमी मकबूलियत का दावा करता है वो तो मुख्तलिफ मौके पर उसका फिर एक सामने भी आता है ना, उसका सबूत भी पेश करता है। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मईशत से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गैलप का सर्वे, IMF का वफ्द पहले था, वर्ल्ड बैंक का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है अमेरिका और चीन के दरमियान दूरियां कम करने में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक।
मुआशी समत क्या है, मुआशी हालात क्या हैं, ये जो बेहतरी है इसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक में कब नज़र आएगी, तमाम मामला पे बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, गैलप ने सर्वे दिया जिसमें जो कारोबारी इंडेक्स है उसमें बेहतरी हुई है, कारोबारी तबके ने एतमाद का इजहार किया है, लेकिन पैरेलल जो देख रहे हैं मईशत को, लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी आना ये भी एक चैलेंज है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कारोबारी तबके का एतमाद है ये इसको भी ओवरकम कर लेगा या इट वुड टेक टाइम? फैसल साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब आईएमएफ की इंगेजमेंट होती है। एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जिसका मतलब है अफरात ज़र में कमी आ गई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो 6-7% पे आ गई है। पिछले सालों में 29 और 24% पे थी। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है। कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स 11-12 अरब डॉलर के दरमियान इस वक्त हॉवर कर रहे हैं। एक डिफॉल्ट का खदशा जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आईएमएफ जब भी इंगेज करता है तो वो मेक श्योर करता है कि एक्सटर्नल नीड्स पूरी हों। ये रिफ्लेक्टिव है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी, और जिस सर्वे का जिक्र किया जिसमें 55% बिजनेसेस जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि देयर ऑपरेशंस आर डूइंग वेल, ये 10% ज़्यादा है कंपेयर टू दी सेकंड क्वार्टर जो पिछले में सर्वे हुआ था। 60% बिजनेसेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये 19% रीजन ऑप्टिमिज्म है। अब इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें तो 51% ऑफ पाकिस्तानीज एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म। ये सब कुछ एक मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से है। पाकिस्तान में इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कोशिश होने की जो एक उम्मीद बंधी है, रेकोडेक हो, $2.8 बिलियन हो, सऊदी अरेबिया के रोल ओवर्स हो गए, डेट इस साल का संभल गया, सीपेक 2 की एक उम्मीद बांध रहे हैं। इन सब चीज़ों से एक उम्मीद बंधी है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब हुकूमत जो है वो फंडामेंटल काम, यानी कि जो स्पेस मिल गई है उसमें करेगी। बट जब फंडामेंटल कामों की बात होती है तो तभी लोगों की जो ज़िंदगी है लॉन्ग टर्म में वो इनकम सपोर्ट से तो बेहतर नहीं होनी। हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स तक दे भी दें अगर एक स्टाइपेंड क्वार्टर का, तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलनी, वो तो एम्प्लॉयमेंट से चलनी है। उसके लिए आपको पीआईए को बेचकर प्राइवेटाइज करना है, कॉम्पिटिशन क्रिएट करना है। बट फैसल साहब, आज भी जब भी आप फंडामेंटल काम करने जाते हैं, चाहे वो पीआईए को बेचना हो, चाहे वो पाकिस्तान का जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको ऐसे हमवार करना हो कि आप भी वही टैक्स दें जो ताजर दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो एग्रीकल्चर इनकम वाला दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो रिटेल और होलसेल वाला दे रहा है, आप भी वही टैक्स दें जो हम रियल एस्टेट से लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट में है, तो आप तो 38.5% के करीब टैक्स देंगे। ये टैक्स तो वो है जो स्वीडन में लिया जाएगा या स्विट्जरलैंड में लिया जाएगा। हम ही देंगे, सोचिए ना, सोचिए इस बारे में। ये मैंने दूसरी चीज, इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर कम करने की है। अब ये वो फंडामेंटल काम है जिनको किए बगैर मईशत का जो, जिसे कहते हैं ना जी, वो मईशत का पहिया चल पड़ा है, टेक ऑफ, मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत भी ठीक होने वाली है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, फर्म्स की है, लेबर प्रोडक्टिविटी की है, और अक्रॉस द बोर्ड ये जो काम मैंने आपके सामने रखे हैं, इंजन्स ऑफ ग्रोथ लाना, ये सारे काम होने वाले हैं। जब तक ये होंगे नहीं, पर फैसल साहब गुड न्यूज़ इज कि आपको वक्त और स्पेस मिल गई है, अब ये काम आपने करने हैं। अगर आप करके दिखाएंगे, अथॉरिटीज करके दिखाएंगी, तो बेहतरी की उम्मीद इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती टाइम ये, लेकिन डॉक्टर साहब ये टाइम और स्पेस का जो मसला है ये हमें बार बार मिलता है। मसला तो वही आगे खड़ा हो जाता है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। मसलन पीआईए की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले साल जून में होनी थी, फिर अक्टूबर में होनी थी, फिर दिसंबर में होनी थी, फिर आपके सामने जो कुछ होता रहा है, अब फिर अक्टूबर की तारीख दी जा रही है। एक तो ये है कि ये काम क्यों इस तरह से नहीं हो पाता कि हम टाइम पे टाइम लेते जाते हैं और वक्त ज़ाय करते जाते हैं। ये जितना गुजर गया है ये वक्त हमने ज़ाय कर दिया है ना, बजाय स्पेस हम लेते, हमने स्पेस दे दी है। एक दूसरा इशू जो इस वक्त बन रहा है वो ये है कि पिछले साल गंदम के साथ जो हशर हुआ हमारी हुकूमतों ने किया, इस साल एक तो वैसे किसान जो है दिल बर्दाश्त है, लेकिन साथ ही साथ बारिशें नहीं हुई
और जिसकी वजह से मनफी असरात मुरतब, अगर खुदा ना खास्ता ये गंदम की फसल पे मनफी असरात मुरतब होते हैं तो फिर ये सारे हमारा जो साइकिल चल रहा है इसको डिस्टर्ब करेगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इरशाद साहब बड़ी फंडामेंटल गुफ्तगू की है। पहली बात यह है, टाइम एंड स्पेस 2013 से ये तीसरी दफ़ा है। 13 में भी प्रोग्राम में थे, 19 में भी प्रोग्राम में थे, अब भी प्रोग्राम में है IMF के, ये बात दुरुस्त है आपकी। 24वीं मरतबा इस तरह है कि 77 साल में 24 दफ़ा प्रोग्राम एंटर किया है, कंप्लीट नहीं किया पर एंटर तो किया, पहले साल की स्टेबिलिटी तो आई। आप क्यों नहीं कर पाते? मेरा तो मुशाहिदा इसमें बड़ा सादा सा है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन को ही ले लीजिए, करनी है आपको कॉम्पिटेंट टीम चाहिए एट द प्राइवेटाइजेशन कमीशन, अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं, आप लाखों रुपए की सैलरी नहीं देकर ला सकते बंदे अच्छे या खवातीन अच्छी या चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन ऐसा जो ये काम सारे कर सके या चेयरपर्सन ऐसा। फंडामेंटली ये जो है ये प्रॉब्लम है कॉम्पिटेंस का कि पब्लिक सेक्टर में पॉलिसी बनानी है अच्छी एनर्जी सेक्टर की। आप बता दें कि आपके पास कितने एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग पे हों। जिन मुल्कों ने भी ये काम किया है उन्होंने केपेबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट थ्रू हाई टेक्नोक्रेट्स किया है। सो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, इंसेंटिव्स हमने ऐसे रखे हुए हैं कि रियल एस्टेट को टैक्स में कम से कम लाओ, उसको नो योर कस्टमर में कम से कम लाओ, पर मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स भी सबसे ज्यादा करो और नो योर कस्टमर भी सबसे ज्यादा पूछो। तो फिर यार अनप्रोडक्टिव एसेट्स में अगर पैसे पड़े रहेंगे लोगों के तो फिर मुल्क में चपली या माइक्रोचिप या गाड़ी ऐसी कैसे बिकेगी जो दुनिया को बेच सके। और जो दूसरी बात इरशाद साहब ने कही है बहुत सही है। देखें इरशाद साहब, 5.5 मिलियन बेल्स कॉटन की आ रही हैं जो कि कदरे कम हैं, आप आधी हैं जो आपके मुल्क की डिमांड है। वीट भी कम आ रही है। एग्रीकल्चर 6% पिछले साल ग्रो की थी, पहले जो क्वार्टर की ग्रोथ है पूरे मुल्क की सिर्फ 0.9% हुई है। अब अगर आप जब तक हाई इन्वेस्टमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, राइजिंग एक्सपोर्ट, केपेबल मैनेजमेंट, सेविंग्स रेट ये सब तब्दील नहीं करेंगे, आप किसी सूरत भी नहीं बढ़ सकते एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ। आज भी ये नहीं है कि ग्रोथ करनी है या नहीं, ये सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि ग्रोथ के जो इंजन है उनको ठीक करना है कि नहीं करना। ठीक है। अगर वो कर लेंगे तो जितनी मर्जी ग्रोथ कर लें मुल्क में। अच्छा, FDI जो है वो बहुत बहुत बड़ा इंजन है ग्रोथ का, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पिछले 1 साल के अरसे में ख़ासतौर पर SIF से बनने के बाद जो FDIs के शोबे में हमें कितनी कामयाबी हुई, कितनी ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी आई जिसकी वजह से हम मुतमईन हों कि जी आगे भी बहुत अच्छा होगा? देखिए, एक तो बात है कि 27-28% FDI पिछले साल से बढ़ी हुई है, बट इट्स नॉट इनफ। मतलब ये $2 अरब या उससे तजावुज़ कर भी जाए, हमें तो FDI का लेवल जो है मेरे ख्याल में $4-5 अरब का चाहिए। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इरशाद साहब, ये कोई भी आपको नहीं कहेगा और इस बात पर जाके ज़रा मुशाहिदा कीजिएगा कि इनमें से कितनी FDI ऐसी है जो पाकिस्तान आती है, कोई लाइसेंस बेचते हैं, वो लाइसेंस बिकता है, मोबाइल पाकिस्तान में लगता है, आप मैं और फैसल उस मोबाइल को खरीदते हैं, सर्विस यूज करते हैं, उसका डिविडेंड फिर बाहर चला जाता है। ज्यादा FDI ऐसी आई है। अब FDI कौन सी चाहिए? FDI वो चाहिए कि वो आए, वो गाड़ी लगाने की, चिप बनाने की, जूती बनाने की, सर्जिकल गुड्स बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाए। पर जिस तरह वियतनाम $70 अरब की सैमसंग को एक्सपोर्ट करता है एक कंपनी को, पाकिस्तान की जो वो FDI है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट यानी कि $3 अरब की आई है, तो फिर अगले 5 साल उससे 5 अरब 8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट निकले। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद द FDI दैट वी हैव टू क्लैरिफाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक सेमिनार भी हुआ है वाने सदर में, सदर मुमलिकत ने खिताब भी किया है जो पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल हैसियत है, और बिलखुसूस बिलावल साहब ने भी कल कहा कि पाकिस्तान अमरीका और चीन में पुल का किरदार अदा कर सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी, क्या पाकिस्तान ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बाद इस पोजीशन में आ गया? आज सेमिनार में भी ज़रूरत पे जोर दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो पुल का किरदार मशरिक़ और मगरिब के बीच भी कर सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी से हमारी मीशत हमारी मीशत पे असरात क्या होंगे, और क्या हम इस पोजीशन में आगे हैं कि अब वाकई एक अलहदा से एक बेल्ट सामने आए? और ये जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी उसमें भी एक बुनियादी नुक्ता जो था, बल्कि फोकस जो था वो कनेक्टिविटी पे था। फैसल, आप दोनों सवाल जब करते हैं ना वो ऐसे कर देते हैं कि फिर मुझे आपको कहना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम पूरा प्रोग्राम ही इस सवाल पे करना पड़ेगा कि ट्रेड खित्ते में जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यार कार कंट्रीज जो हैं उनसे शुरू करते हैं, उनको अगर हम अपनी पैदावारी वीट की सलाहियत बेहतर करें, अपनी राइस
कि बेहतर करें तो बेच सकते हैं ना, किसी ने नहीं रोका। मिडिल ईस्ट की फूड बास्केट जो है उसके लिए हम पैदावार कर सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। चाइना से हम बहुत सा बायलैटरल ट्रेड बढ़ा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। एनर्जी की नीड्स कार कंट्री से पूरी कर सकते हैं, वहां तो कोई झगड़ा नहीं है, किसी ने नहीं रोका। अपना जो इतना बड़ा हमारा ब्लू इकोनॉमी है जो हमारे पास मौजूद है, ये सब करके इन चीज़ों को दुनिया में बेच सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। सही, टाइम खत्म हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।